वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। मॉर्निंग सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर। सर वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। स्वाध्याय पुस्तिका में प्रश्न नंबर 1, 2, पाठ 1 की बात कर रहे हैं। 3 और 4 तक आप लोगों ने कर लिया है ना? यस सर। 5वां भी कर लीजिएगा, इजी है। सब बुक में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बुक में नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लीजिए। इसमें से अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे ना तो सब मिल जाएंगे। आप सभी प्रश्नों को कर लीजिए, जो जो आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? पार्ट 2 इसका ऑप्शन प्रश्न 1, 2, 4 हम बाद में करवा देंगे, शनिवार को करवा देंगे। पहले अपने पाठ पढ़ते हैं, ठीक है? हमने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। उस दिन हमारा जो टॉपिक था वैक्सीन था, वैक्सीन है ना? यस सर। एडवर्ड जेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक रोग होता है ना, उसके टीके की खोज। और एक वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, उन्होंने किण्वन प्रोसेस की क्रिया को खोजा था। किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। सूक्ष्म जीवों की वजह से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने का काम कौन करता है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये जो हमारे सूक्ष्म जीव है, ये हमारी मिट्टी की उर्वरता में कैसे वृद्धि करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ जीवाणु और कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये जो है वायुमंडल में, वायुमंडल खुला हुआ जो स्पेस है, इसमें से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये, या इस वजह से जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। यानी हमारे इस वातावरण में पाए जाने वाले जीवाणु, कुछ जीवाणु, सभी नहीं, कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इस वजह से जो हमारी मिट्टी है
जमीन हमारी जो धरती है, मिट्टी है, सॉइल है, नाइट्रोजन का संवर्धन। और आप जानते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन का होना उस मृदा की उर्वरक क्षमता देता है। और उर्वरक क्षमता अगर बढ़ेगी तो वो हमारी मृदा बहुत ही उपजाऊ होगी। जो भी हम फसलें उसमें उगाएंगे, जो भी बीज उसमें डालेंगे, उगाएंगे, तो रोपेंगे, तो फसल हमारी बहुत ही अच्छी होगी। अब एक बात आती है कि नाइट्रोजन ये जो नील जीवाणु है और नीलहरी शैवाल है, जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण। तो जीवाणु और कुछ नीलहरी शैवाल वायुमंडल में से, हमारा वायुमंडल है, उसमें से नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। उसके बाद जो हमारी मिट्टी है यानी मृदा है, उसमें नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, अर्थात नाइट्रोजन के प्रमाण बढ़ता है और उसकी उर्वरक यानी जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इस विधि को हम जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण कहेंगे। और जो जीवाणु और नीलहरी शैवाल है, ये जो है जैविक नाइट्रोजन जो मृदा है उसमें उर्वरक क्षमता का विकास होता है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ टॉपिक? सर क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। यस सर। अब टॉपिक है पर्यावरण शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। जैसा हम सभी जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब कोई जीव मर जाता है तो वो जमीन पे, जैसे कुत्ते हैं या कोई अन्य जीव है, जब मर जाते हैं तो वो जमीन पर पड़े होते हैं, दिनों बाद उनमें धीरे धीरे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। देखा होगा कि नहीं? और वे जो जीवाणु हैं वो इन मृत पदार्थों का या सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होकर उसको अपघटित करते हैं और सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सरल पदार्थों में। इससे जो हमारा वातावरण है उसमें रही हुई जो गंदगी है, यानी जो जो रहे हुए कूड़ा कचरा है या मृत सड़े गले पदार्थ हैं, उनका अवशोषण होता है और हमारा वातावरण शुद्ध होता है। यानी कुछ जीवाणु मृत प्राणियों के शरीर में अवशोषण करके इस वातावरण को, उनको अवशोषण करते हैं, अपघटन करते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। अथवा अगर ना हो तो उनके जो विघटन से उत्पन्न गैसें हैं वो हम लोगों को बीमार करते हैं या हमारे वायुमंडल में
जो है प्रदूषण फैलाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका संक्षेप में यही मतलब है कि जो जीवाणु होते हैं हमारे वातावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का विघटन करते हैं, उनको सड़ा गला देते हैं। उनको सड़ा गलाने के बाद यानी उनका क्या करते हैं, जैविक अपशिष्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा, जैसे सब्जी का छिलका हुआ है ना, या और कोई पदार्थ हुआ, उसको हम कहाँ डालते हैं? गड्ढे में। अभी तो हम लोग यहाँ सिटी में रहते हैं इसलिए हम लोग डस्टबिन में फेंक कर कचरा गाड़ी में डाल देते हैं, परंतु गांव में देखा गया है कि हम गोबर हो, कूड़ा कचरा हो, अपने गड्ढा खोद कर उसी में डालते हैं, सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद उसमें जैविक खाद के रूप में वो तैयार करते हैं, है कि नहीं? इससे हमारा जो मृदा है वो भी अच्छी होती है, साथ ही साथ जो कूड़ा कचरा है वो हमारे उपयोग में आ जाता है, यानी खाद बन जाता है। एक चीज का याद रखना आप हमेशा, पॉलीथीन जो होती है वो जमीन में नहीं सड़ती है, अर्थात उसका जो जीवाणु है उसका स्तरीकरण करते हैं, जो जीवाणु है उसको अपघटित नहीं कर पाते। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखना कि पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन को जलाना भी नहीं चाहिए। जलाने से उसमें जो उत्पन्न हुई हानिकारक गैसें हैं वो हमारे वातावरण को अशुद्ध करती है, तो वो हमें ही नुकसान करेगी। इससे फिर हमें अनेक बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण में यानी जमीन में हमारे कोई भी प्राणी है, अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा कचरा है, उसको ये जीवाणु अपघटित करके जो है मृदा में या उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके इस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। यानी शॉर्टकट में बात करें तो जो सूक्ष्म जीव हैं वे हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों को यानी विघटन करके, है ना, और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अब अगला टॉपिक है हानिकारक सूक्ष्म। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए लाभदायक, अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म। हमने अभी तक जितना पढ़ा वो सब फायदे वाले थे हमारे लिए। अब हम देखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु इसीलिए सूक्ष्म जीव जो हमें फायदा करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो हानि करते हैं। अभी तक हमने ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए फायदेमंद थे। अब हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले या रोगाणुजनक ये जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो उनके वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कोई भी मनुष्य हो, पौधे हो, जंतु हो, सब में रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनसे रोगाणु, ठीक है, अथवा रोगजनक कहते हैं। अब रोग कैसे, ये किनके माध्यम से हमारे बॉडी में या जीव जंतुओं में आते हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन में, कपड़े में और चमड़े की वस्तुओं को दूषित करते हैं, गंदा कर देते हैं, और इन्हीं वजह से हमें अनेक प्रकार से बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी मनुष्यों में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये हमारे भोजन, कपड़े और चमड़े के माध्यम से हमारे को इफेक्ट डालते हैं। पहला है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग कारक यहां पर है रोग कारक।
तो रोग कारक यानी रोग उत्पन्न करने वाले, जिसकी वजह से रोग होता है। चलिए, जो हम मनुष्य हैं यानी हम सभी लोग हैं, है ना, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं यानी भोजन लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं या खाना आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं, और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ये हमें संक्रमित कर देते हैं। या किसी जंतु के संपर्क में जब हम आते हैं तो उससे भी हमें ये संक्रमित करते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर होते हैं, ये किन माध्यमों से पहुंचते हैं? हमें और आप में कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे पहुंचते हैं? सबसे पहले तो हवा होती है, हवा के माध्यम से, सबसे पहले हवा के, दूसरा जल के, तीसरा जो है कि हवा के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं, जल के माध्यम से पहुंचते हैं, और भोजन, और तीसरा है कायिक संवर्धन के तहत। कायिक संवर्धन, चार ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें रोग होता है। इन वजह से हवा के द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक संवर्धन। इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग, ये जो पहले हैं संचरणीय रोग, संचरणीय, हवा, जल, भोजन और कायिक संवर्धन के द्वारा जो रोग हमें उत्पन्न होते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। सर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रही। अब हाँ, ओके। अब इनके प्रकार हैं, जैसे हैजा, आएगी यार भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, मैं ग्रुप से निकल गया। इनके प्रकार हैं जैसे कि हैजा, हैजा, दूसरा है सामान्य सर्दी, सामान्य सर्दी, अगला है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, अगला है थायरॉइड, हैजा, जुकाम, चिकन पॉक्स और थायरॉइड। ये जो है, हेलो सर, सर बोलिए। मैं वो व्हाट्सएप वाले बताऊं, ग्रुप से अचानक से पता नहीं मेरे से कुछ बटन दब गया तो मैं निकल गया। निकल जाओ, फिर से ज्वाइन हो जाओ। अरे कैसे करूं सर यार, हो ही नहीं रहा है। बाद में बताना, बाद में कॉल करना। ठीक है। चलिए, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, जिसे सर्दी हुई हो, अगर उसके संपर्क में आए, जब वो छींकता है तो छींकने से जो वायरस है, उसके विषाणु है, वो हमारे तक आते हैं। और हमारे तक कैसे आते हैं? हवा के द्वारा। कुछ कीट या जंतु जो होते हैं वे भी रोग कारक होते हैं, इन्हें रोग वाहक कहते हैं। जैसे हमारे घर में पाई जाने वाली मक्खी, घरेलू मक्खी, ये हर जगह बैठती है, कचरे, गंदगी हर जगह, इस पदार्थ कहीं पर भी बैठती है। वहां पे बैठने के बाद उसमें रोगाणु उसमें चिपकते हैं। जब ये हमारे भोजन में या हमारे कई भी घरों में किसी भी स्थान पर हमारे ऊपर कहीं भी बैठती है तो वो रोगाणु उत्पन्न करती है। इससे जहां भी वो बैठती है, भोजन में बैठी, भोजन को दूषित किया, जहां भी बैठती है वो हमें रोग उत्पन्न करती है। सबसे बड़ा और उसके बाद है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये मादा मच्छर प्लाज्मोडियम,
मच्छर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये जो है मलेरिया परजीवी का वाहक, एक मच्छर है प्लाज्मोडियम। जब हमें मलेरिया होता है इसका वाहक वही है। प्लाज्मोडियम नामक मच्छर मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। जब हम लोगों को मलेरिया रोग होता है तो समझ लीजिए कि मच्छर काटा है, और कौन सा मच्छर है? प्लाज्मोडियम वाला। ठीक है। उसके बाद मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज, ये जो मादा एडीज मच्छर है वो हमें डेंगू के वजह से होता है। डेंगू, जब हमें डेंगू होता है तो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। तो आप सभी जानते हो मच्छरों से हमें कैसे बचाव करना है। तो हमें मच्छर से बचाव करने के लिए सबसे पहले हमारे घरों में जो पानी है, स्वच्छ जल, उसको कई बार बदलते रहना चाहिए। अब जैसे हमारे घरों में रसोई घर है, उसमें पानी नहीं टपकना चाहिए। फिर हमारा जो किचन, हमारा बाथरूम है, वहां पर पानी ऐसा कुछ ना हो, भरकर ना रखे। हमारे घरों में गमले होते हैं, हमारे घरों में फ्रिज होता है, कूलर होता है, बड़े बड़े लोगों के घर में, या कोई भी व्यक्ति जो जिसे उसकी जरूरत हो। ऐसा कुछ नहीं कि किसी जरूरत के हिसाब से आदमी रखते। तो सपोज दैट हम सभी के घरों में कूलर, एसी, फ्रिज है ना, वॉशिंग मशीन, और जो भी पानी गमले में भर के रखे तो उसको बार बार उसकी सफाई करते हैं, हर हफ्ते सफाई करते रहना चाहिए, जिससे उसमें मक्खी मच्छर पैदा ना हो और मच्छर उसमें पैदा ना हो। और मच्छर नहीं पैदा होंगे तो फिर जो है बीमारी नहीं होगी और हम फिर इस से बच जाएंगे। ठीक है। अभी एक दिया हुआ है, अब एक मार्केट के एक कर भी कर दो और दो दिया है मानव रोग। सुन एक क्रिकेट के जो अपना पे एग्जिट गया मैं। दूसरा है रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये बड़े में बहुत काम का है। तीसरा है संचरण का तरीका, और चौथा है बचाव के उपाय। मान लीजिए कि हमें मनुष्यों में किस प्रकार के रोग होते हैं? क्षय रोग होता है। क्षय रोग को समझते हैं ना, टीबी जिसे कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक हिंदी में नाम है। ठीक है। और ये जो टीबी है, टीबी, क्षय रोग या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं, ये हमें जीवाणु से होता है। हमारे बॉडी में जीवाणु के माध्यम से, और जीवाणु इसको फैलाते हैं, टीबी को करते हैं। दूसरा किस माध्यम से हमारे अंदर आता है? वायु के द्वारा। जो व्यक्ति इस क्षय रोग से पीड़ित है, अगर उसके संपर्क में आएंगे, वो खांसेगा, बलगम करेगा, तो उससे मुंह से जो भी वायरस जीवाणु अगर उसके संपर्क में हो जाएगा। दूसरा खसरा नामक रोग, सर आवाज अटक गया है मेरे फोन में। माध्यम से होता है, तो वायरस से बाहर ना तो आवाज आ रहा है। हाँ तो
ये वायु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। और ये कोई बोल रहा है। फिर चिकन पॉक्स, छोटी माता समझते हो, छोटी माता बड़ी माता, वही है चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होता है। इससे होता है वायरस से। कौन इसे फैलाता है? सीधे हवा में या सीधे संपर्क में? वायु से या सीधे संपर्क में? अब सीधे संपर्क का मतलब किसी को हुआ है और उसके साथ अगर हम रहेंगे, उसको छुएंगे तो हमें भी हो जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है, उस व्यक्ति के, उस रोगी के एक स्वच्छ कपड़े साफ कमरे में अलग रखना चाहिए। उसके बर्तन बिस्तर वगैरह सब अलग रखना चाहिए। जब वो ठीक हो जाए तब उसे अपने साथ लेना चाहिए, अन्यथा हमें भी हो जाएगा। उसमें दाने दाने आ जाते हैं, छोटी माता जिसे कहते हैं। उसके बाद है पोलियो। पोलियो भी वायरस से ही होता है और ये वायु और जल के संपर्क में, दोनों वायु और जल, मतलब हवा और जल, ये हो जाता है। हेलो यस सर। कौन बोल रहा है भाई? कोई काम है तो बोलिए। दुबे, एट बी दुबे। मैं तो महेश। सर मेरा माइक बंद है। अब हम देखेंगे कि ये जो चारों रोग हैं, 6 रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किस माध्यम से आता है? हवा से। खसरा रोग ये भी वायरस अर्थात विषाणु से आता है, वायु के माध्यम से। चिकन पॉक्स वायरस, वायु या सीधे संपर्क में। पोलियो रोग ये भी वायरस से, हवा और जल के संपर्क में। पोलियो रोग में क्या है? अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को तो आपने देखा होगा कि आप जब तक 5 साल के नहीं हुए, आप लोगों को 2 बूंद पिलाते थे हर संडे को या महीने में एक बार। तो पोलियो से अब बहुत कम हमारे यहाँ पर बच्चे मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये रहा मनुष्यों में रोग। अब इससे बचना कैसे है? तो मैंने आपको बोला कि जो भी रोगी है उससे पूरी तरह से हमें अलग रहना है। और रोगी की, जो रोगी व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत रूप से अलग रखना है, उसके पास में नहीं जाना, दूर रहना है और उसका टीका लगवाना है। क्षय, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये आप लोगों को टीके लग चुके हैं। बचपन में ही आपको टीके जो लगते हैं ना उसमें लग चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बचाव है कि रोगी से थोड़ा दूर रहें, व्यक्तिगत रूप से उससे दूरी बनाएं, उसको अलग रखें और टीके का यूज करें। अब अगला है जो अगला रोग है वो है हैजा। हैजा जिसे हम कॉलरा कहते हैं, कॉलरा। ये जो रोग है वो किसके कारण होता है? जीवाणु से। इसका वाहक कौन है? जीवाणु। किस माध्यम से हमें पहुंचता है? खाने में और जल में, यानी भोजन लेने में और जल के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी जो बुखार वाला, तो टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। और कौन से माध्यम में? जल के माध्यम से। इसलिए हमें पानी स्वच्छ पीना चाहिए। अब हमें बचना है, बचाव के उपाय क्या करना है? तो सबसे पहले हमें स्वच्छ और अच्छी आदत का पालन करना है। हमारे जो भोजन है वो पके होने चाहिए, खूब पके होने चाहिए। पानी उबाल कर पीना चाहिए।
उबला हुआ पानी और टीकाकरण करना। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता रखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी खुद की साफ सफाई अपने को करना है, अच्छी आदतों का पालन करना है, अच्छी आदतों का पालन करना। उसके बाद में भली भांति पका भोजन खाना, पका हुआ भोजन। उसके बाद में उबाला हुआ पानी, खुला पानी। ये 4-5 चीजें अगर हम करते हैं तो हम हैजा या टाइफाइड से बच जाते हैं। अब अगली टॉपिक आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए क्या है? जो पीलिया रोग होता है, पीलिया, पीलिया समझते हैं ना आप लोग, पीलिया जिसमें शरीर पीली हो जाती है, तो ये वायरस से होता है बच्चों। और किस माध्यम से? इस संचरण का माध्यम इसका क्या है? जल। फिर इससे बचने का उपाय क्या है? उबला हुआ पानी पीना चाहिए, उबला हुआ पानी, उबला जल और टीकाकरण। उबला हुआ जल और टीकाकरण इससे बचाव का उपाय है। अगला है मलेरिया। मलेरिया रोग कैसे होता है? ये प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ इसका वाहक है। प्रोटोजोआ किस माध्यम से होता है? मच्छर के काटने से। और इससे बचने के उपाय क्या हैं? सबसे पहले मच्छरदानी लगाना चाहिए, मच्छर भगाने वाला रसायन यूज करना कर सकते हैं, कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, मच्छर का प्रजनन यानी मच्छर की जो वृद्धि ना हो रोकने के लिए हमारे घरों में जल साफ रखना चाहिए, बार बार उसकी साफ सफाई, जलों को एकत्रित नहीं होने देना है। गमले में, कूलर में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन की जो भी जगह है, या कूड़ा दान है या रसोई है या बाथरूम है, वहां पे जो जल टिकने नहीं देना चाहिए। इससे हम बच सकते हैं। यानी मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाला रसायन यूज करना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना, मच्छर का प्रजनन ना हो इसके लिए पानी को बार बार बदलते रहे, तो इससे उपाय है। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये है तरीका। मनुष्यों में ये रोग है जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। जो अब हम जंतुओं में होने वाले रोग के बारे में चर्चा करें। इसमें जंतुओं में तो जो हमारे जंतु या पादप है
बात करें या पादप की बात करें, जैसे जो पादप होते हैं उनमें नींबू कैंकर होता है, नींबू कैंकर। नींबू कैंकर जो बीमारी है वो किससे होता है? जीवाणु से, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा। और कैसे फैलता है? वायु से। उसके बाद में गेहूं का रस, ये किससे होता है? ये कवकों के द्वारा। कवक किस माध्यम से आता है? हवा और बीज, यानी वायु और बीज। इसके पहले का है बीज और हवा। भिंडी की पील, भिंडी के पीलापन आ जाता है, वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? वायरस। संचरण का तरीका कीटों के माध्यम, इंसेक्ट के द्वारा। ये है पादपों में जो रोग है, ठीक है। कल हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर? इन चीजों में कोई दिक्कत आई? सभी लोगों को चाहे उनकी स्वाध्याय पुस्तिका पूरी हो ना पूरी हो, कॉपी किताब पूरी हो ना पूरी हो, जो 15 तारीख से एग्जाम आने वाली है उसके लिए स्कूल से आकर OMR शीट ले जानी है। ओके सर मैं गांव में हूँ। मान लो बिना एग्जाम दिए फिर आगे नहीं बढ़ोगे, पहले बता दे रहे हैं। इसलिए सबको OMR शीट ले ही जानी है, वरना बाद में दिक्कत आने वाली है। जो लोग गांव में हैं वो लोग अपना आंसर शीट ज्ञानज्योत ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ज्ञानज्योत ऐप पर ही आएगा, व्हाट्सएप पे कोई नहीं आएगा। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, ज्ञानज्योत ऐप पे आएगा। इसलिए आप लोग ज्ञानज्योत ऐप डाउनलोड कर ही लेना। क्लियर? यस सर। ओके। किसी को और कोई समस्या है ज्ञानज्योत ऐप डाउनलोड करने में? नो सर। सबने ऐप डाउनलोड कर लिया है? यस सर। यस सर। जिन्होंने ना किया वो कर लेना। हाँ सर कर लिया है। क्योंकि अब व्हाट्सएप का जमाना नहीं है, सारा काम स्कूल का ज्ञानज्योत ऐप पे और टीचमेंट ऐप पे हो रहा है। व्हाट्सएप पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट मैसेज आते हैं। हाँ सर। जैसे कोई फंक्शन हुआ, कोई छुट्टी हुई, फीस का या कोई और प्रकार के मैसेज। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर मत होना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ उससे बाहर भी नहीं होना, नहीं तो आपको जो सूचना है फिर कैसे मिलेगी। सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो लोग पेपर ले जाइएगा, आपको टाइमिंग दिया है। मान लीजिए किसी की कॉपी किताब पूरी नहीं हुई है तो सोचेगा अरे मेरी किताब कॉपी तो पूरी नहीं है, सर ने मैसेज डाला है जिसकी कॉपी किताब पूरी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप OMR शीट ले ही जाना। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। आप मान लो कोई ऐसा भी होगा नहीं बनाई होगी तो फिर
है ना? हाँ सर। तो कोई बात नहीं, आप ले ही जाना OMR सीट। पहले बता दे रहा हूँ, भले आप तब पूरी हो नहीं, अगली बार आओगे तब पूरी चेक करवा लेना। सर साइंस की भी कॉपी बनानी है ना? इसकी साइंस की कॉपी बनानी है ना? नहीं, इसमें लिखना है, यस सर। कॉपी नहीं बनानी है। 4 विषय की बनानी है, गणित, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। और समझ आया? यस सर। ओके, वंदे मातरम।